हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसी में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11। इससे पहले मैंने 10 चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सभी आपको बताया है वहाँ पर संगम काल क्या है, वहाँ पर दक्षिण में कौन शासन किया करते थे, दक्कन में कौन करते थे। इन सभी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 11 में कि क्या बताती हैं प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियाँ एक तरीके का क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं जहाँ से हमें कुछ कुछ जानकारियाँ मिला करती हैं। अब गुप्त वंश के टाइम की अगर बात करें तो प्रसिद्ध राजा कौन थे? समुद्रगुप्त। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए समुद्रगुप्त की भूमिका जो है मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब इसमें कुछ अभिलेख हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उनके दरबारी कवि कौन थे। तो उनके दरबारी कवि थे कवि हरिशेर, और इनके द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है जो लगभग करीब 1700 साल पहले इसे लिखा गया है, और इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। ये पूछा जाता है कि कवि हरिशेर जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, या फिर समुद्रगुप्त के बारे में भी कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। देखिए, ये जो अभिलेख होते हैं ये क्या है, जो प्रशस्तियाँ हैं ये एक विशेष किस्म का अभिलेख होते हैं। इसे ही हम प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, मतलब उस समय पर जो राजा वगैरह रहे उन सब की प्रशंसा करना। प्रशस्तियों का जो लिखने का प्रचलन था पहले भी था। अगर मैंने आपको बताया था जब गौतमी पुत्र के बारे में सातकर्णी, तो उसमें जो प्रशस्ति थी उसके बारे में हम इन चीज़ों को जाना। लेकिन गुप्त काल में क्या था, इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो प्रशस्तियों के बारे में आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। इसमें बताती है, देखिए प्रशस्ति जो है वो उनकी तारीफें बताती है, उनके समय में जो कार्य किए गए, उनके कार्यकाल में जो भी उन्होंने काम किए, जो युद्ध लड़े या अपनी बढ़ाई हैं, वो सारी चीज़ों को उसमें बताते थे। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। और प्रशस्ति में बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं। यहाँ वैसे ही वाक्य का अंश दिया गया, मतलब कुछ बताया गया कि ऐसे ऐसे वाक्य वहाँ पर लिखे जाते थे। तो ये इस तरीके की एक प्रशस्ति है। किस तरीके से राजा कपड़े धारण करते थे, उनका शरीर किस तरीके का होता था, किस किस तरीके के वो सैकड़ों हथियार लिए रहते थे, उनको घाव लगे होते थे, तो उनका शरीर किस तरीके से दिखा करता था, उसी के बारे में बताया गया कि योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में। अब देखते हैं, मैप में हमने आपको पहले भी दिखाई है ये चीज़ें। अब देखते हैं कि आगे अभी देखेंगे इसमें क्या है कि क्षेत्र जो हरे रंग से दिखाए गए इनके साम्राज्य के बारे में बताया गया है, और कुछ जो क्षेत्र दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं बैगनी रंग से और नीले रंग से भी। तो जो इनके एरियाज है जहाँ पर इनका राज्य रहा उन सभी के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है कि यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की जो नीतियां हैं उनका वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? हरिशेर करते हैं। और ये कहते हैं कि मानचित्र में जो भी हरे रंग का क्षेत्र है आर्यवर्त ने उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों में उनको मिला लिया। इसके बाद बात करी जाती है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब के हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया इन लोगों ने, और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ये हम जानते हैं, पहले भी अगर पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए ये लोग उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन भी किया करते थे और दरबार में उपस्थित होते थे। और बाह्य इलाके के जो शासक थे उन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। इनमें कुषाण तथा शक वंश के हो सकते हैं। कुषाण और शक वंश कहाँ पर शासन किया करते थे? मैंने आपको बताया था पश्चिमोत्तर भारत में। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी इनसे किया। अब देखिए इसमें आपके सामने ये मैप दिखाया जा रहा है। यही पॉइंट्स हैं जो लाल बिंदु इनके बारे में बात करी जा रही कि यहाँ पर इन्होंने अपने शासन को पूरा का पूरा फैलाया। देखिए ये पॉइंट्स इसलिए महत्वपूर्ण है, जब आप मैप में करें इन सारी चीज़ों को तो जितने भी ये पॉइंट दिए हैं इनको ध्यान से देखिए। और जितने भी ये चीज़ें हैं जैसे अजंता हो गया, सातवाहन हो गया, भरूच हो गया, भरूच एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। और इन चीज़ों को आपको ना जब भी आप लिखें, कहीं पर भी नोट्स बनाएं, तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर लिखते चलें कि महाबलीपुरम कहाँ है, आरिकामेडु कहाँ है, पुहार कहाँ है, ये सारे क्या है, ये तट थे। और ये बंदरगाह ऐसे थे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाहों में
विषय आते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूर लिखते चलें। फिर आपको पता होना चाहिए चालुक्यों ने कहाँ शासन किया, चोल ने शासन कहाँ किया। छोटी छोटी चीज़ें जब आप देखेंगे ना, आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में लिखते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप लिखें अपने नोट्स में बाकायदा बनाकर कि पश्चिमोत्तर भारत में किसने राज किया, सेंटर में किसने राज्य किया, दक्कन में किसने किया और दक्षिण में किसने किया। तो आपको ये चीज़ें फिर कभी भूलोगे नहीं, आप इन्हें आसानी से आप याद रहेंगी आपको, और आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। जैसे गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर के बारे में ये बताया जा रहा है, ये सारे नगर गुप्त वंश के द्वारा जीते गए थे और ये क्या थे, ये नगर थे। तो इस तरीके से मैप में इसको पूरा दर्शाया गया है। अब देखते हैं वंशावलियाँ क्या होती है। वंशावलियाँ एक तरीके से होती हैं कि जो दादा परदादा शासन करते हुए चले आ रहे हैं उसी के आगे आने वाली पीढ़ियों को शासन ट्रांसफर होता रहे, तो यही वंशावलियाँ हैं। और इसमें वंशावलियों में अगर बात करी जाए तो जैसे कि यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी जो माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता जो थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। कई बार पूछा जाता है कि गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त थे जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण करी थी। जब इनके पिता ने करी तो इन्होंने भी ये जो उपाधि थी वो इन्होंने धारण करी। ये इनके जो पुराने पूर्वज थे उन्होंने धारण करी, इन्होंने भी धारण की। उसके बाद दादा और परदादा का महाराज के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो था वो बहुत बढ़ता गया था। गुप्त वंश का महत्व क्या था, धीमे धीमे बढ़ता गया था। बाद में अगर बात करी जाए कि उनके जैसे शासक हुए वो, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों का भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, जिसमें महत्वपूर्ण कवि जो थे कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे उनके दरबार में रहा करते थे। इसके विषय में भी जानकारी मिलेगी जो कि हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित से संबंधित क्या क्या है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमें पता चलता है सिक्कों से, अभिलेखों से। देखिए, हमें किसी शासक के बारे में कभी कोई जानकारी तभी मिलती है या किसी पुरानी चीज़ के बारे में, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, वहाँ की कुछ वस्तुएं हो गई, पुराने जो उत्खननकर्ता लगे रहते हैं उन चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें पहले रही होंगी। तो इसी तरीके से और भी कुछ शासक थे जो उस समय पर थे। उसमें एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। पूछा जाता है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए हर्षचरित लिखी गई है कवि बाणभट्ट के द्वारा। और ये किसके दरबारी कवि थे, ये थे हर्षवर्धन के। किसके थे, राजा हर्षवर्धन के। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने राजा बनने तक का वर्णन भी किया है। चीनी यात्री षवेन-त्सांग, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बताया था आपको, 3 चीनी यात्री आए थे। उन सभी ने क्या क्या करा था, बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी शिक्षा थी उन सभी को लिखा या पांडुलिपियां बनाई और जाकर चीन में इनका अनुवाद किया था। काफी समय के लिए ये हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहां से जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। लोग आते थे एक जगह से दूसरी जगह और चीज़ों को देखते थे और उसके बाद क्या करते थे, लिख लिया करते थे। जाकर फिर वहाँ पर उन चीज़ों का अनुवाद उन्होंने जो लैंग्वेज वहाँ की मेन थी चीनी लैंग्वेज में जाकर वहाँ पर उनका अनुवाद किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन अपने पिता और अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। बंगाल पर भी उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन जब उन्होंने मगध और बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली है। पूछा जा सकता है आपसे कि हर्ष को जितनी सफलता कहाँ मिली थी, जो पूर्व में मिली थी बाकी जगहों पर उतनी नहीं मिली। अब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ये महत्वपूर्ण राजा थे चालुक्य के, जो चालुक्य साम्राज्य था उसके महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे पुलकेशन द्वितीय, तो इन्होंने इसको रोक दिया था। पूछा जा सकता है आपसे कि हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से, नर्मदा नदी को पार करने पर, दक्षिण की ओर बढ़ने पर किसने रोका था, तो पुलकेशन द्वितीय ने उनको रोक दिया था। अब देखते हैं कि पल्लव की, चालुक्य की और पुलकेशन द्वितीय की जो प्रशस्तियाँ हैं वो हमें क्या बताती हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश
वंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। मैंने अभी आपको कांचीपुरम दिखाया था। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। पूछा जा सकता है आपसे चालुक्यों का राज, बिल्कुल मैं कहूंगी जहां पर भी नोट्स बना रहे हो जरूर लिखते चलें कि चालुक्यों का राज जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। आप किसी भी ट्रिक से इसको बना सकते हैं तो आपको याद रह जाएंगी ये चीज़ें। और अगर इसकी बात करी जाए कि कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, किसका ये फैला था, इनका पल्लवों तक का। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, एहोल थी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको लिखते चलें। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बनता गया, जहाँ पर कई मंदिर भी बने। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का हमेशा अतिक्रमण करते रहते थे और एक दूसरे की जो राजधानियां थी उन पर निशाना बनाते थे और अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश किया करते थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध जो थे वो चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि कौन है, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वज, खास तौर से जो पिछली 4 पीढ़ियां हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये भी कहा जाता है कि चालुक्य के जो राजा थे पुलकेशन द्वितीय, इनको जो साम्राज्य मिला था या जो राज्य मिला था वो इन्हें अपने चाचा से मिला था। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। किसने, पुलकेशन द्वितीय ने। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुर की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। आपको समझ में आ रहा है कि पुलकेशन द्वितीय ने किस किस को रोका। इन्होंने हर्ष को भी रोका और फिर जो पल्लव राजा थे उनको भी रोका। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी। पर चालुक्यों की विजय बहुत अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश जो थे वो दुर्लभ होते चले गए और पल्लव और चालुक्यों को अंततः किसने पराजित किया, राष्ट्रकूटों ने इनको पराजित किया। राष्ट्रकूटों तथा चोल वंशों ने इसे समाप्त कर दिया। किसको, पल्लवों को। और चालुक्यों को किसने समाप्त किया, राष्ट्रकूट और चोलों ने। इसके बारे में हम कक्षा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पुलकेशन द्वितीय के बारे में आपको यहाँ से पता चली। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। अब प्रशासन के बारे में भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम जानते हैं, पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भूमि कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो प्रशासन की इकाई थे, गाँव थे। प्राथमिक इकाई कौन थे, गाँव थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें कई बदलाव आते चले गए। जैसे कि आपको पता है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्तियाँ रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम भी उठाए गए। देखिए, सैन्य शक्तियों की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी, मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया कि किस तरीके से राजा शक्तिशाली होते चले गए और इन चीजों के लिए वो कदम उठाने लगे थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता से पद मिल जाता था उनको। जैसे कि कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कौन थे, कवि हरिशेर अपने पिता की तरह ही महादंड नायक या मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था। जैसे कि हरिशेर जो थे महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों में भी ये मंत्री थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला रहता होगा। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग इसमें हुआ करते होंगे। इनके राज्य के बारे में ये सारी चीजें बताई गई और सारी चीजें में पता कैसे चलती है, सब लिखा हुआ पुराना प्रशस्ति है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा कि नए राज्य और राजा किस तरीके से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेस, एक ओवरव्यू क्लियर किया जा रहा है, बाकी बहुत डिटेल में यहाँ पर चीजें डिस्कस नहीं करी जा रही। जब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे तो आपको रेफरेंसेस बुक बताई जाएगी, उसके हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र वो स्थापित कर लेते, अपना एक अलग ही स्वतंत्र राज्य बना लेते थे। एक नए प्रकार की सेना जो थी, अब इसमें क्या हुआ कि कुछ राज्य सुसंगठित रहना चाहते थे। अब एक अच्छी सेना, जितनी अच्छी सेना होगी उतना ही ज्यादा वो अपना अधिकार रख पाएंगे उस क्षेत्र पर। तो जिसमें हाथी हो गए, रथ हो गया, घुड़सवार हो गए, पैदल सिपाही होते थे, इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक की सहायता दिया करते थे। इनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था, कुछ भूमि का दान कर दिया जाता था। ये कर वसूलते थे जिसमें वे सेना और घोड़ों की देखभाल भी किया करते थे, साथ ही साथ वे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। कभी जहां कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर तो सामंत जो टर्म में बहुत बार आएगा, तो यहाँ से आपने समझा कि सामंत क्या होते हैं। सामंत लोग वही थे जो वहाँ पर बड़ी
बड़ी थोड़ी सेनाएं रखा करते थे, राजाओं का सपोर्ट किया करते थे, टैक्स वसूला करते थे, और जहाँ पर राजा दुर्लभ होता था वहाँ पर ये अधिकार कर लिया करते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाओं के बारे में ज़रा देख लेते हैं। पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानों में जो सभाएं हुई उनके बारे में चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही जाती। कई बार पूछा जाता है उर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक तरीके की ग्राम सभा थी। नगरम जो था वो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी, शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का ही नियंत्रण रहता होगा। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं जो थी शताब्दियों तक भी काम करती रही थी आगे चलकर। तो ये इसमें है। अब इसमें उस समय पर लोग कैसे रहते थे, उस समय के लोग क्या करते थे, तो जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें कुछ नाटक या फिर कुछ स्रोतों से मिलती है। जैसे कि देखा जाए, कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जो है उसमें जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास के नाटक हैं वो राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम। ये कई बार पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कालिदास का है। नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती से प्रेम की कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात करी गई है। ये पूरा एक तरीके से प्रेम का नाटक बताया गया है। अब इसमें और है कि यहाँ पर अब चीनी यात्री, जो मैंने बताया था आपको, चीनी यात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, और इसमें बताया है उसने कि कुछ लोग थे जो लोगों को अछूत मानते थे। जो शक्तिशाली लोग थे, जिनके पास पावर थी, वो उनको क्या मानते थे, अछूत मानते थे। और इसके बारे में भी उसने लिखा है कि अगर ये लोग शहर में निकल जाते थे तो लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया जाता था, और एक कोई लकड़ी वगैरह ऐसा रख दी जाती थी, चोर मतलब उसको बजाते थे कि ताकि ये लोग आ रहे हैं तो लोग अपने आप को इनसे बचा लें। किस किस तरीके के देखिए काम हुए आगे चलकर। फिर हमने देखा कि जो छुआछूत की प्रथा थी वो कितनी ज़्यादा बढ़ती चली गई। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें यहाँ पर बताया मैंने कि किस तरीके के लोग यहाँ पर हुआ करते थे। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको पूरा 11 चैप्टर बताया इसमें समुद्रगुप्त के बारे में। जितना भी अगर आप इसको ओवरऑल समझेंगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि जो पुराने अभिलेख हैं, पुरानी प्रशस्तियाँ हैं, उनके बारे में, राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ये एक तरीके का समरी है, यही आपको है। इनके ना तो यहाँ पर पूरा गुप्त काल के बारे में बताया गया है, ना ही यहाँ पर किसी और हर्षवर्धन के बारे में बताया गया, ना चोल चेर पांडव इनके बारे में भी नहीं बताया गया। ये बताया गया कि इनके बारे में जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, ये जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखा आपको लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।